बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सिल्वर वेडिंग पार्ट की जो संक्षिप्त कहानी है उसको बताने जा रहा हूँ। जो सिल्वर वेडिंग की कहानी है वो वस्तुतः आज के आधुनिक समाज की अति भौतिक विकास के साथ जो जीवन मूल्यों की, जो सांस्कृतिक परंपरा की और मूल्यों की जो पतन की कहानी है। जो इसके मुख्य पात्र हैं वो हैं यशोधर पंत, जिन्हें इस पाठ में यशोधर बाबू के नाम से पुकारा जाता है, बार बार पुकारा जाता है। वो इस कहानी के नायक हैं और पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा किशन दा जो दूसरे मुख्य पात्र हैं, जो कि यशोधर बाबू जो नायक हैं उनके आदर्श हैं। उन्हीं के किशन दा के आदर्शों पर ही यशोधर बाबू अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो अन्य पात्रों में यशोधर की पत्नी है, उनके बेटे हैं, बेटी है, ऑफिस का क्लर्क चड्ढा है, मेनन है और उनके बेटे का ऑफिसर है, उनके कुछ रिश्तेदार हैं। इस तरह से विभिन्न पात्रों के कलेवर को समेटे हुई यह कहानी आज के हमारे समाज की वस्तुतः कहानी कहती है, जिसमें बड़े और छोटे का जो एक मर्यादा थी वो खत्म हो चुकी है। न छोटा बड़े को समझता है, छोटे बड़े की भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो वस्तुतः ये जो कहानी है शुरू होती है ऑफिस से, जहां पर यशोधर बाबू दिन का ऑफिस का अंत हो चुका है और अपने सारे काम को निपटा कर थोड़ा मजाक करने की उनकी आदत है, जो कि उन किशन दास से ही, जो उनके आदर्श हैं, उनसे ही उन्होंने सीखा है। फिर बीच में एक ऑफिस में ही एक क्लर्क है चड्ढा, जो कि आधुनिक फैशन में है, चौड़ी मोहड़ी वाला पैंट पहनता है, सूट बूट पहनता है और अपने बड़ों से भी मजाक करने की उसकी आदत है। तो यशोधर बाबू की घड़ी को देखकर मजाक बनाता है कि आप एक डिजिटल घड़ी क्यों नहीं ले लेते, और आप वही जो है कबाड़ घड़ी जो है उसे वो चूनेदानी कहता है, कहकर मजाक उड़ाता है। लेकिन इसका बुरा नहीं मानते और वो सम हाउ इम्प्रॉपर कहते हुए इस बात की उपेक्षा कर देते हैं। तभी बीच में एक मेनन, इनके ऑफिस का एक अन्य कुलीग होता है, क्लर्क होता है, जो कि अनुमान करता है कि शायद आज आपकी सालगिरह है। तो उनसे शादी की तिथि पूछी जाती है, तो अपना बताते हैं। तो उसके आधार पर पता चलता है कि आज इनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। तो चड्ढा बड़ी बदतमीजी से पार्टी की मांग करता है, तो 10 रुपए का नोट निकाल कर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मजबूरी में देते हैं, क्योंकि उन्हें मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह मनाना अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता, उनके संस्कारों में नहीं है। लोग उनसे उस चाय पार्टी में शामिल रहने की जिद करते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें यह सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। फिर ऑफिस से निकलकर वो बिरला मंदिर की ओर जाते हैं। वहीं से उनके स्मृति का तार जो है अतीत से जुड़ जाता है। अतीत की याद करते हुए वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर लौटना अच्छा नहीं लगता। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था और यह भी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर ही लगता है, क्योंकि कंपनी शुरू में ही उसे 1,500 प्रतिमाह की सैलरी देती है, और जो कि उन्हें गड़बड़ लगता है। उनका एक दूसरा बेटा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसका एलाइड सर्विसेज में हो चुका है। इसके बावजूद भी उसने उसे ज्वाइन नहीं किया और प्रॉपर सर्विस को पाने के लिए, प्रॉपर आईएएस को पाने के लिए वो और उसे आगे की तैयारी करता है। उनकी एक बेटी है जो कि डॉक्टर बन चुकी है
और वह शादी से इनकार करती है और वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहती है या जाने की धमकी देती है। इस तरह से यशोधर बाबू के बच्चे बहुत सफल हैं और बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। यशोधर बाबू इससे खुश भी हैं, परंतु समय के साथ वो परिस्थितियों से और बच्चों के कार्य व्यवहार और संस्कृति से वो अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर की पत्नी भी आधुनिक संस्कारों की नहीं है, किंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है, वह भी आधुनिक बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के संबंधों में रखा, मतलब उसे बहुत कड़ाई में रखा, और अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानती है। वे यशोधर बाबू मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बच्चे उनसे ज्यादा सुलझे हुए हैं, किंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ पाते और इन्हीं सिद्धांतों के कारण उनका जो है अपने परिवार से, बच्चों से बार बार सैद्धांतिक और व्यवहारगत टकराव होता है। वो आज बिरला मंदिर जब पहुंचते हैं तो उनका बिरला मंदिर में प्रवचन सुनने में मन नहीं लगा, और प्रवचन सुनने के पश्चात वे बाजार की ओर जाते हैं, जहां पर प्रतिदिन सब्जी लेकर वो लगभग 8 बजे घर पहुंचते हैं। मतलब शाम को 5 बजे निकला हुआ व्यक्ति रात में 8 बजे घर पहुंचता है, जो कि उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनके पिताजी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, तो इस तरह से रोज रोज मंदिर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, रोज रोज गीता पाठ करना अच्छा नहीं लगता बुजुर्गों की तरह। और इस तरह से जबकि यशोधर बाबू मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों से और घर से एक कहते हैं ना, एक सैद्धांतिक अलगाव हो जाने की वजह से घर के प्रति उनके अंदर एक तटस्थता या उपेक्षा का भाव आ गया है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा समय घर के बाहर काटना चाहते हैं। इसलिए ऑफिस से निकलकर वो बिरला मंदिर जाते हैं, बिरला मंदिर से प्रवचन सुनकर और काफी देर वहां चिंतन मनन करके समय गुजारने के बाद बाजार जाते हैं। अच्छा, बाजार सब्जी लेने का जो वो भी उनकी मजबूरी है, वो नहीं चाहते सब्जी लेना, वो चाहते हैं कि बच्चे खुद आगे आएं और उनकी इस जिम्मेदारी को उठाएं। लेकिन बच्चों का कहना है कि छोटा जाए बड़ा जाए, मतलब कि एक दूसरे से कहासुनी होती है, तो इसलिए ज्यादा घर में तनाव न रखते हुए यशोधर बाबू इस जिम्मेदारी को खुद ही उठाते हैं और प्रतिदिन बाजार से सब्जी लेकर 8 बजे घर पहुंचते हैं। इसी दौरान जो किशन-दा जो के बारे में अपने किशन-दा के बारे में सोचते हैं, किशन-दा उनके आदर्श हैं, उनके गुरु हैं, और जब मुसीबत के दिन थे तो किशन-दा ने ही उन्हें शरण दिया था और वो मैट्रिक पास करके उनके पास आए थे। उनकी उम्र चूंकि नौकरी के लायक नहीं हुई थी, तो जब तक उनकी उम्र नौकरी के लायक नहीं हुई तब तक वो इसमें किशन-दा के रसोइया बनकर, मतलब खाना बनाते रहे, और जैसे ही उनकी उम्र हुई वैसे किशन-दा ने उन्हें ऑफिस में लगवा दिया नौकरी पर। इस तरह से किशन-दा के शागिर्दी में उनका जो नए जीवन की शुरुआत हुई और काफी दिनों तक वो किशन-दा के साथ ही रहे। बाद में शादी होने के पश्चात उन्होंने अपना घर बदल लिया किशन-दा के ही जिद करने पर, और इस तरह से वो किशन-दा के आदर्शों पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक किशन-दा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके शिष्य और कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद भी उनके घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, जन्यों पुण्यों के दिन सबको माइनों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना, ये सब कार्य वो पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। अब सब्जी लेने के बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो वहां पर अपने घर के सामने जब आते हैं तो
घर के बाहर नेम प्लेट लगा था DY पंत। उन्हें लगता है कि यह उनका घर नहीं है और उन्हें लगता है कि ये दूसरे के घर के सामने आ गए, कारण कि उन्हें अपने घर के बाहर कुछ कारें थी, कुछ स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिल और लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर के बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटों को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में उन्होंने खड़े देखा तो उन्हें लग गया कि हम उनके शादी की सालगिरह मनाने के लिए ये सारी तैयारियां हुई हैं। यशोधर बाबू को यह सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुंचे तो बेटे ने उन्हें देर से आने का उलाहना दिया। उन्हें शिकायत की कि आप आज के दिन भी इतनी देर से आए, आज तो आपको कम से कम टाइम से आना चाहिए था। यशोधर ने शर्मिली हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से मनाई जाने लगी? प्रश्नवाचक मुद्रा में। तो यशोधर के दूर के भांजे ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा। अर्थात देखिए, यहाँ भौतिकता सिर चढ़कर बोल रही है, अर्थात पैसे का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। पैसे हैं तो ये सारी चीजें मनाई जाने लगी और जब पैसे नहीं थे तब इसका कोई महत्व नहीं था। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े तो हो गए। उन्होंने केक भी काटा, लेकिन उन्होंने केक खाने से मना कर दिया क्योंकि केक जो है उन्हें अंडे का बना होने के कारण उन्हें उन्होंने खाने का बहाना बनाया कि केक में अंडा पड़ा हुआ है और इस तरह से झिझकते हुए वहां से वे चले गए और जाकर वो पूजा में बैठ गए। और आज के दिन ऐसा वो पूजा में बैठे कि मेहमान खाना खा के लगभग सारे विदा हो चुके और तब तक वो पूजा में बैठे रहे। पूजा में आज उनका पूजा में भी बहुत मन नहीं लगा। तो इस तरह से उनकी पत्नी आकर उलाहना देती है कि क्या आज दिन भर पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों की जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए, जो कि बच्चों को बहुत बुरा लगा। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही गई तो भूषण उन्हें खोलता है और एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन है और सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर जाते हैं, इसलिए उन्हें यह गाउन प्रेजेंट किया गया है। उनकी बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई और बोली कि अब इसके बदले वे दूध जब लेने जाएंगे तो गाउन पहनेंगे। यह सुनकर यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाता है, मतलब कि उनके आंखों के कोर में थोड़ी सी नमी आ गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें या स्वयं दूध लाने की बात कह रहा। भूषण जो कि उनका बेटा है, वो उन्हें लगता है कि बच्चे खुद जाके दूध लाया करें, लेकिन समस्या ये है कि बच्चे कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। बच्चे केवल पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और वो सोचते हैं कि एक नौकर रख लिया जाए और नौकर रखने के यशोधर बाबू सख्त खिलाफ हैं। तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है और इस तरह से यह जो संक्षिप्त कहानी, यह जो कहानी है वो हमारे घरेलू, पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में टकराहट का ताना बाना बुने हुए यह कहानी आज की जनरेशन गैप को दर्शाती है।